हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग वैल्यूएशन रूल्स पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हम लोगों ने आधा अधूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। सेक्शन 15 कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। 15(1) में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रांजैक्शन वैल्यू पढ़ा था। 2 में उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है पढ़ा था। 3 में क्या क्या एक्सक्लूड होता है पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूएशन रूल्स 27 से लेके 31A तक कंप्लीट की थी, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन रूल्स 32, ठीक है। 32 में फ्रेंड्स क्या है, जो 15(5) में कुछ सर्विसेज बताया था ना मैंने कि 15(5) में कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं जिसपे कि स्पेसिफिक रूल्स लगते हैं। वहाँ पे 27 से 31 तक का सीरियली वो वैल्यूएशन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोला गया है उस 5 सर्विसेज के लिए वैसे ही वैल्यूएशन होती है, ठीक है। तो रूल 32 में बोला गया, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज। कुछ सप्लाईज को लेके कैसे हम वैल्यू निकालेंगे वो बताता है, ठीक है। तो क्या 5 स्पेसिफिक ऐसे सप्लाईज हैं फ्रेंड्स, और उस सप्लाई पे 27 से 31A नहीं लगता है, ओनली जो 32 में रूल्स बताए गए हैं वही लगता है, ठीक है। फिर देखिए उसमें बोला गया, the valuation methods prescribed under these rules are optional. The supplier can use them if he so desires. He can also opt to value his supplies in accordance with other valuation rules. अपने ऊपर डिपेंड करता है कि क्या अप्लाई करना है। देखिए ऐसे 5 सर्विसेज है फ्रेंड्स, ठीक है। 5 सर्विस क्या है देखिए। पहला है स्पेशल वैल्यूएशन मेथड्स फॉर 5 सप्लाईज, ठीक है। 5 सप्लाई है। 5 सप्लाई में से पहला कौन सा है? परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। मनी चेंजिंग मैंने बताया था ना फ्रेंड्स, मनी चेंजिंग एक सर्विस होता है। मनी इज नॉट ए गुड्स बट एक्टिविटीज इन मनी चेंजिंग सर्विसेज आर कॉल्ड सर्विसेज। वो सर्विस के डेफिनेशन में कवर होता था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर आप सर्विस दे रहे हो तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोला? बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर एयर ट्रैवल बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट जो हमारा बुकिंग करता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें कैसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। देन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। फिर है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अगर हम सेकंड हैंड गुड्स को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे सप्लाई का वैल्यू कैलकुलेशन होगा, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वाउचर्स और स्टैम्प्स और कूपन्स और टोकन। जो वाउचर होता है, टोकन होता है, उसको रिडीम जब करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे रूल 32 में? ये 5 चीजें पढ़ेंगे। 5 नोटिफाइड सप्लाईज है, वहाँ पे वैल्यू कैसे होता है ये चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला सर्विसेज हम जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पहला सप्लाई जो कि सर्विस है मनी चेंजिंग सर्विस, वो है परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग, ठीक है। पहले हम ये वाला चीज पढ़ेंगे। ये 5 सर्विसेज में से सबसे लेंदी अगर कोई सा है तो ये मनी चेंजिंग सर्विसेज है, एंड बहुत कंफ्यूजन भी इसी में आते हैं, तो इसको हम पहले डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, रूल 32 का पहला सर्विस, ठीक है, पहला सब रूल क्या है? मनी चेंजिंग सर्विसेज, ठीक है। मनी चेंजिंग सर्विस क्या होता है फ्रेंड? जैसे आप गए, आपने डॉलर दिया, मनी लिया, डॉलर दिया, येन लिया, ठीक है। आप मनी को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मनी चेंजिंग सर्विसेज, ठीक है। उस केस पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे होगा? देखिए मैंने आपको बताया था मनी चेंजिंग इज ए सर्विस। क्या होता है? सर्विस होता है। मनी एक गुड्स नहीं है, बट एक्टिविटीज इन मनी क्या होता है फ्रेंड्स? सर्विस होता है, ठीक है। इसके वैल्यूएशन करने के फ्रेंड्स 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन में क्या होता है, डिफरेंस क्या है? अगर आप ऑप्शन 1 अवेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने ऑप्शन 1 ऑप्ट किया तो आप फाइनेंशियल ईयर में कभी भी जब आप चाहें आप ऑप्शन 2 में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार ऑप्शन 2 ऑप्ट कर लिया तो फिर आपको उस फाइनेंशियल ईयर के लिए उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन 2 जो होता है वो स्लैब रेट बेसिस वाला होता है, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना स्लैब रेट, वैसे स्लैब रेट वाला होता है, ठीक है। एंड ऑप्शन 1 में आपको फॉर्मूलेस दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑप्शन 1, फिर हम पढ़ेंगे ऑप्शन 2, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन 1 क्या है। ऑप्शन 1 में फ्रेंड्स 2 पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन 1 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट देखो, मैं आपको पहले शॉर्टली बता रही हूँ। एक तो केस होता है जहाँ इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है, ठीक है, और एक केस होता है जहाँ इंडियन करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इंडियन करेंसी इन्वॉल्व और नहीं इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि मैंने डॉलर दिया एंड मनी लिया, रुपीज लिया, इंडियन रुपीज, या फिर इंडियन रुपीज देके येन लिया, तो एक करेंसी इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है ना फ्रेंड्स, ठीक है। एक भी करेंसी इंडियन करेंसी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो हम एक चीज पढ़ेंगे।
और दूसरा चीज क्या है कि इंडियन करेंसी इन्वॉल्व ही नहीं है। सपोज मैंने डॉलर दे के येन लिया, ठीक है, येन दे के कुछ और लिया, जहाँ पे इंडियन करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे कैसे होगा वो हम सेकंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है मेथड 1, मतलब ऑप्शन 1। एंड ऑप्शन 2 में क्या होता है, स्लैब रेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में ही 2 पार्ट है, ठीक है। पार्ट ए जहाँ पे इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है, पार्ट बी जहाँ पे इंडियन करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो पहले देखो जहाँ पे इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है तो क्या करेंगे, देखो वन वन करेंसी इन्वॉल्व इंडियन रुपीज, ठीक है। अगर एक भी करेंसी इंडियन वाला इन्वॉल्व हो गया तो दो चीज है, ठीक है। हम दो चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले देखेंगे आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है या आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे इंडियन करेंसी है क्या, हाँ जी इंडियन करेंसी है। तब देखो आरबीआई का रेफरेंस रेट है क्या, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट है तो फिर आपका बाइंग और सेलिंग रेट एंड आरबीआई का रेफरेंस रेट का डिफरेंस इनटू जो फॉरेन करेंसी यूनिट में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, इधर आप मनी को बाय कर रहे हैं या फिर सोल्ड कर रहे हैं एक रेट पे, ठीक है। मैंने सपोज $100 क्या एक्सचेंज किया एट द रेट ₹60, ठीक है। तो जो 60 है ना, ये इधर बाइंग रेट है और सेलिंग रेट है, आपके लिए बाइंग है तो बैंक के लिए सेलिंग है, ठीक है। ये रेट माइनस सपोज आरबीआई का रेफरेंस रेट 62 है, तो 62 जो कि अवेलेबल है, ठीक है। तो दो आ गया डिफरेंस, इनटू मैंने कितना डॉलर एक्सचेंज किया फॉरेन यूनिट में $100, 100 तो क्या हो जाएगा वैल्यू ₹200, 200 हो जाएगा मेरा सप्लाई, ठीक है। उसके ऊपर जीएसटी लग, दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा, 1% ऑफ ग्रॉस वैल्यू इन रुपीज। 1% ऑफ ग्रॉस वैल्यू मतलब क्या होगा इन रुपीज, इंडियन टर्म्स में मैंने कितना एक्सचेंज किया, $100 इंटू 60, ठीक है। कितना हो गया 6,000 रुपीज, ठीक है। 6,000 रुपीज का 1% हम ले लेंगे, क्लियर है, वो हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर हो रहा है। अभी फॉर्मूला देखो समझोगे, व्हेन वन करेंसी इन्वॉल्व इंडियन रुपीज, ठीक है, एक भी करेंसी इंडियन रुपीज पे होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल, आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है, तो क्या होगा डिफरेंस ऑफ बाइंग रेट और सेलिंग रेट, कोई एक चीज होगा, इधर बाय करेंगे और सेल करेंगे, माइनस आरबीआई का रेट बिकॉज अवेलेबल है, इनटू यूनिट्स इन फॉरेन करेंसी मैंने $100 लिया, ठीक है। तो आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर हम जीएसटी रेट जो भी एप्लीकेबल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट अवेलेबल, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा 1% ऑफ ग्रॉस वैल्यू इन रुपीज, रुपी टर्म में उसका 1% हम ग्रॉस वैल्यू लेंगे, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर हम जीएसटी रेट मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन समझ में आया, ठीक है। अगर इंडियन रुपीज इन्वॉल्व है तो हम देखेंगे आरबीआई का रेफरेंस रेट है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। अभी देखो पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में क्या बोला, अगर इंडियन करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इंडियन करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब मैंने डॉलर देके येन लिया, येन देके डॉलर लिया, कुछ और लिया, ठीक है, पाउंड ले लिया, येन देके डॉलर देके ये पाउंड ले लिया, बट मेरा इंडियन करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, उस केस पे बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, दोनों करेंसी को इंडियन रुपए में कन्वर्ट कर दो। सपोज मैंने पाउंड एंड डॉलर लिया, ठीक है, पाउंड को डॉलर में एक्सचेंज किया, ठीक है, तो पाउंड को भी कर दो इंडियन रुपए में कन्वर्ट एंड डॉलर को भी कर दो इंडियन रुपए में कन्वर्ट, दोनों में से जो लोअर होगा, दोनों में से जो कम है उसका 1% ले लो, वो हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बुक से एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, पहले मेथड 1 वाला, ठीक है, उसके बाद हम ऑप्शन 2 में जाएंगे, ठीक है। पहले उसका एग्जाम्पल देखे क्लियर हो जाओगे कैसे होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ऑन 10th में मिस्टर दोषी कन्वर्टेड $100 इंटू ₹6400 एट द रेट 64। क्या किया मिस्टर दोषी ने, $100 को कन्वर्ट किया इंडियन रुपीज में एट द रेट 64, मतलब मेरा बाइंग या सेलिंग रेट क्या है 64 है, ठीक है। थ्रू ईस्टर्न मनी चेंजर ईएमसी से वो चेंज करवाया। आरबीआई रेफरेंस रेट ऑन 10th में, देखो फ्रेंड्स आरबीआई रेफरेंस, हमने देखा कि इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है, हाँ इन्वॉल्व है, फिर देखा आरबीआई रेफरेंस रेट है क्या, हाँ यहाँ पे आरबीआई रेफरेंस रेट दिया है, आरबीआई रेफरेंस रेट दे दिया उसी दिन का 65 रुपीज, तो इस केस पे क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस आरबीआई रेफरेंस रेट एंड आपका बाइंग सेलिंग रेट का डिफरेंस 65 माइनस 64 कितना हुआ 1 इंटू क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी में यूनिट कितना है 100, तो 100 इंटू 1 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई।
द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन सच केस विल बी 65 माइनस 64 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹100, ठीक है। एंड जीएसटी विल बी लेविड ऑन दिस अमाउंट। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन बोला अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं दिया होता, अगर ये 65 नहीं दिया होता, तब क्या होता, आपको इंडियन रुपी में वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू कितना है 6400, कन्वर्ट होने के बाद 6400 का 1% पे दैट इज ₹64 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। क्लियर है, पहला केस क्लियर है, ठीक है। फिर देखो ट्रांजेक्शन वेयर नाइदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, $9,000 आर कन्वर्टेड इनटू यूके पाउंड 4,500, ठीक है। आरबीआई रेफरेंस रेट एट दैट टाइम फॉर $, इज 63 फॉर डॉलर एंड यूके पाउंड इज 82 पर यूके पाउंड। मैंने क्या बोला, अगर इंडियन करेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो दोनों को इंडियन में कन्वर्ट कर दो। $, को कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 9,000 इंटू 63, इसको करोगे तो क्या होगा 4,500 इंटू 82। दोनों में से लोअर जिसका है उसका 1% ले लो। नाइदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज हमको पता है, हेंस इन दिस गिवन केस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस वुड बी 1% ऑफ द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। $, कन्वर्टेड इंटू इंडियन रुपीज कितना होगा 567,000, यूके को कन्वर्ट किया कितना होगा 369,000। दोनों में से लोअर कौन सा है 369,000, इसका 1% ले लेंगे तो क्या होगा 3690, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर हम लोग जीएसटी लगाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा ऑप्शन 1, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं ऑप्शन 2 में, जो कि स्लैब रेट वाला चीज बोलता है। कैसे क्या बोलता है देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेथड 2 क्या बोलता है। मेथड 2 मैंने बोल दिया, अगर वंस अप्लाई करोगे तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आप बीच में बैकआउट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लैब रेट मेथड, ठीक है। इसमें क्या है देखो, एक तो है वैल्यू इन इंडियन रुपीज टर्म, आपने कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद इंडियन वैल्यू कितना आया, अगर आप 10 लाख रुपया को कन्वर्ट करवा रहे हैं डॉलर पे, तो इंडियन रुपये में वैल्यू कितना है 10 लाख, तो उसको लेंगे। अगर आपने $5,000 को कन्वर्ट करवाया इंडियन रुपीज पे, तो कन्वर्ट होने के बाद जितना वैल्यू आएगा वो होगा वैल्यू इन इंडियन रुपीज। आइदर आप कन्वर्ट करवा के रुपी में कर रहे हैं या फिर रुपी को कन्वर्ट करवा रहे हैं, कोई भी केस हो, रुपी में वैल्यू कितना है दैट इज द वैल्यू इन रुपीज टर्म, ठीक है। वो वैल्यू होगा, ठीक है। वो वैल्यू, जो वैल्यू है ना फ्रेंड्स, वो वैल्यू अगर अप टू 1 लाख है, ठीक है, वो वैल्यू अगर अप टू 1 लाख है, ठीक है। अगर वो वैल्यू अप टू 1 लाख तक है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा 1% ऑफ क्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज और ₹250 व्हिच एवर इज एच मतलब हायर, ठीक है। मैंने सपोज अप टू 1 लाख है, तो मैंने सपोज 80,000 का मनी एक्सचेंज करवाया, इंडियन रुपीज में वैल्यू है 80,000, तो 80,000 का मैं ले लूंगी 1% या फिर 250 व्हिच एवर इज हायर, वो हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। फिर देखिए, अगर आपका वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होगा बट अप टू 10 लाख तक होगा, ठीक है। अगर आपका वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है बट अप टू 10 लाख तक है, ठीक है, उस केस पे क्या होगा, आप 1,000 रुपीज एड कर दीजिए, ठीक है। 1,000 रुपीज प्लस 0.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख, ठीक है। 1,000 रुपीज प्लस 0.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, ठीक है। अगर 10 लाख से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे 5,500 प्लस 0.1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख और 60,000 व्हिच एवर इज लोअर। यहाँ पे है लोअर, वहाँ पे हायर, ये वाला हायर वाला केस है, ये वाला लोअर वाला केस है, ये दो चीज याद रखिए, ठीक है। अभी 1,500 क्यों ऐड किया है मैं आपको एक, मतलब देखो याद मत करो, ट्रिक समझो, ट्रिक समझोगे ना तो आपको बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 लाख तक क्या किया 1% लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया 10 लाख, 1 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख, 10 लाख तक क्या किया 1,000 किया, ठीक है, प्लस 1 लाख से ज़्यादा जितना है मतलब 9 लाख, ठीक है, इंटू 0.5%, ठीक है। उसके बाद क्या किया जितना 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, उसमें मैंने कितना ऐड किया 5,500 ऐड किया, ठीक है, प्लस जितना अमाउंट एक्सीड करेगा उसका मैंने 0.1% ले लिया, या फिर 60,000 जो भी लोअर है, यहाँ पे था 250 जो भी हायर है, मैंने यही बताया, ठीक है। ये 1,000 क्यों पता है, बिकॉज 1 लाख अगर एक्सीड कर गया तो 1 लाख का 1% कितना होता है 1,000 तो आएगा ही। तो बोला अगर आपका 1 लाख से ज्यादा हो गया अप टू 10 लाख तक तो 1,000 तो आप
ऐड कर ही दीजिए, बिकॉज 1 लाख का 1% तो 1000 आता है, आप 1000 तो ऐड कर दीजिए। बाकी जितना बैलेंस बचा, अगर टोटल 10 लाख है तो 9 लाख बैलेंस बचेगा, 5 लाख है तो 4 लाख बैलेंस बचेगा, बाकी जितना बैलेंस बचा उसके ऊपर 0.5% ले लीजिए। क्लियर है? फिर बोला अगर आपका 10 लाख से भी ज़्यादा है तो मेरा 10 लाख तक कितना आता है, 1 लाख तक 1%, दैट इज 1000, एंड बाकी 9 लाख के ऊपर 0.5% 4500। ठीक है, तो 4500 1000 कितना 5500। तो वो बोला 5500 तो आ ही गए क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख तक 5500 ले लो, एंड 10 लाख से ज़्यादा जितना भी है उसका 0.1% ले लो, या फिर 60,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि वो 5500 1000 क्यों लिया है, इजी कैलकुलेशन के लिए लिया है। ठीक है, सपोज अभी आपका 12 लाख आया तो आप 1 लाख 10 लाख का स्लैब क्यों अप्लाई करने जाओगे, 12 लाख के ऊपर 10 लाख तक तो 1000 है ही, 1000 ले लो प्लस 2 लाख का 0.5% ले लो। ठीक है, कितना होगा 1000, तो आ जाएगा 11,000। क्लियर है? क्लियर है ना, ये चीज़ क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड्स? ठीक है, तो इसीलिए ये स्लैब रेट वो उस हिसाब से दिया है। इसका एग्जाम्पल करते हैं, आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला, मिस्टर एक्स ए मनी चेंजर हैज एक्सचेंज $10,000 to Indian rupees 64 per $. Mr. X wants to value the supply in accordance with value 32 2B of CGST rules. वैल्यू क्या होगा देखो, अप टू 1, देखो अगर मैं क्वेश्चन से ही आपको बता दूं, ठीक है, उसने कन्वर्ट करने के बाद 64 में कन्वर्ट करेगा तो कितना होगा 6,40,000। ठीक है, अगर 6,40,000 है तो 1 लाख तक तो 1000 है। ठीक है, मोर देन 1 लाख है ये, अप टू 10 लाख तक, तो बाकी बचा 5,40,000। 5,40,000 का 0.5% ले लो, कितना होता है आई थिंक 2700 प्लस 1000 3700 आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, देखिए अप टू 1 लाख तक कितना किया 1000, फिर 5,40,000 बचा, उसके ऊपर 0.5% 2700, तो आ गया 3700 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? मनी एक्सचेंज सर्विस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं एंड थोड़ा सा ट्रिकी भी। एक्चुअली समझ जाओ तो चीज़ें बहुत ईजी है, नहीं समझो तब तक ही कॉम्प्लिकेशन आती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, मनी चेंजिंग सर्विस में आपके 2 ऑप्शन है। आप ऑप्शन 1 में जाएंगे तो 2 में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन 2 में चले गए तो 1 में आप नहीं जा पाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर में। आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, उस फाइनेंशियल ईयर में आपको ऑप्शन 2 के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट ए में हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ा कि अगर करेंसी इन्वॉल्व है इंडियन या फिर नहीं है, अगर इन्वॉल्व है तो फिर डिफरेंस ले लो इनटू जो फॉरेन करेंसी यूनिट ले लो। ठीक है, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इंडियन रुपीज में जो ग्रॉस वैल्यू है उसका 1% ले लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, और अगर ऑप्शन 2 में जाते हो तो अप टू 1 लाख तक आप क्या करो, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ले लो इंडियन रुपी में, या फिर 250 विच एवर इज हायर। ठीक है, देन 1 लाख से ज्यादा अप टू 10 लाख तक क्या करो 1000 प्लस 0.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। ठीक है, एंड अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 5,500 प्लस 0.1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख और 60,000 विच एवर इज लोअर। आपको बुक में थोड़ा सा फॉर्मूला अलग दिया है बट वो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया है, आप अगर ये करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मनी एक्सचेंज सर्विस यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला जो सर्विसेज है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय बाय।